प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। स्वस्थ होने वालों की दर 81% से अधिक हो गई है। अब तक 45,87,600 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। विश्व भर में भारत में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर सर्वाधिक है। ये विश्व भर के आंकड़ों का 19.5% है। देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की दर अधिक है। कोविड की जांच क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 12 लाख से अधिक हो गई है। देश भर में 6 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। श्रोताओं, वहीं प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 1069 मामले सामने आए हैं। कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण के 11,867 एक्टिव मामले हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 43,720 हो गई है। इनमें से 31,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को 10,015 सैंपल नेगेटिव मिले हैं और प्रदेश की रिकवरी दर 71% से अधिक पहुंच गई है। जी हां श्रोताओं, हम सभी को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करना है और इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करना है और मास्क जरूर पहनना है। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नीरज, अगर कोरोना की वर्तमान स्थिति को हम देखें तो कोरोना से स्वस्थ होने के मामले में यानी रिकवरी में हमारा देश विश्व के मुकाबले शीर्ष पर पहुंच गया है और उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब ऐसा पहली बार हो रहा है जब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से ज्यादा है। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? कोरोना की बीमारी है वो कोई ऐसी भयंकर बीमारी नहीं है। इसमें से लगभग 80% जो व्यक्ति हैं वो आप एक्सपेक्टेड यानी कि वो उनको आशा है कि वो ठीक हो जाएंगे और केवल 15% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको की शायद आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की या हॉस्पिटल में भर्ती होने की और 5% व्यक्ति ही होते हैं जो आईसीयू में भर्ती होते हैं या जिनकी हालत सीरियस होती है। उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है। तो अगर देखा जाए, अगर हम लोग 50-52 लाख अगर हमारे पेशेंट हो गए हैं तो उसके 80% यानी कि 45-40 लाख को हमें एक्सपेक्टेड है ही कि हम लोग रिकवर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। एक सब लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि ये बीमारी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप जो है रिकवर नहीं कर सकते। मेरे भी ऐसे बहुत से जानने वाले व्यक्ति हैं जो बड़ी उम्र के भी हैं, कुछ जवान भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो रिकवरी है ये एक हम लोगों को आशा देती है, भरोसा देती है, ये विश्वास दिलाती है कि ये बीमारी इतनी ज्यादा घातक नहीं है और रिकवरी होगी। किंतु ये हम लोगों के लिए सोचने का विषय नहीं बन जाना चाहिए कि ये सब चलता है या देखा जाएगा बीमारी हो जाए। नहीं, अभी भी हमको प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है क्योंकि हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो इस बीमारी से शायद रिकवर न कर पाए। अभी तक हमारी जो साइंस और ज्ञान है वो हमको ये नहीं बता पाया है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इससे एकदम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा या दूसरा व्यक्ति जो सीरियस हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बहुत से हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर भी इस बीमारी से पीड़ित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं और ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो जवान हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं थे किंतु जो बीमारी से जान दे चुके हैं। तो कहने का अर्थ यही रहेगा, हम लोगों को कॉम्प्लेसेंट होने की यानी कि ढील देने की आवश्यकता नहीं है। रिकवरी संभव है किंतु ये हमारा ढील का विषय नहीं बनना चाहिए। जी, और डॉक्टर नीरज, इस समय रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की शोध चर्चा में है जिसमें ये पाया गया है कि कोरोना वायरस का जो स्वरूप है वो धीमी गति से बदल रहा है, यानी ये वायरस धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेशन एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई भी सेल चाहे हमारे शरीर के भौतिक रूप से देखा जाए जो सेल है जब डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी सेल में ऐसी एक मिस्टेक हो जाती है बनते समय जिसको वो म्यूटेशन कह दिया जाता है। लेकिन बॉडी उसको एक फॉरेन यानी कि एक डेंजरस एलिमेंट मान करके उसको तुरंत हटा देती है, किल कर देती है। उस वायरस के जो वेरिएशन हैं जो धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है, क्योंकि आप देखिए ना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन वायरस के बन चुके हैं, इतने ही करोड़ों व्यक्ति इसमें अब तक इन्वॉल्व हो गए।
तो जो वायरस है उसमें धीरे धीरे चेंज आना एक्सपेक्टेड ही था। शुरू में देखा था कि कहते थे कि जो वुहान से वायरस निकला है, जो इटली का जो वायरस इसमें था वो ज्यादा घातक था एज कम्पेयर टू यूरोप का वायरस। अमेरिका में और इंडिया में भी वायरस डिफरेंट किस्म के माने जा रहे थे। अमेरिका का जो वायरस है वो और इंडिया का वायरस में फर्क हो सकता है। हमारे यहाँ भी जो वायरस है जो हमने देखा है उसमें 4 शायद मुख्य वायरसेस हैं, बाकी तो 23-24 से ऊपर जो है म्यूटेशन वायरस हमें मिल चुके हैं। अगर वायरस घातक नहीं है या ये वायरस माइल्ड वैरायटीज को बोल रहे हैं, तो क्या ये वायरस माइल्ड है या इसका प्रभाव धीरे धीरे बदल गया है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति इससे रिकवर कर चुके हैं। जो व्यक्ति रिकवर कर रहे हैं वो एक हर्ड इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं, यानी कि जो वायरस उनके संपर्क में आता है तो उसको वो या तो किल करते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो ऐसे कुछ वायरस जो पार्शली इनएक्टिवेट होते हैं, यानी कि पूरी तरह से नहीं मरते हैं, हो सकता है कि वही वायरस जो है जिसको माइल्ड वैरायटी बोला जा रहा है। ऐसे हम भी देख रहे हैं कि आजकल वैरायटी थोड़ी सी माइल्डर साइड में लगती है, इतने पेशेंट सडनली सीरियस नहीं आते हैं। और ये तो जो NIV पुणे है वही इस पर जेनेटिक स्टडी करके बता पाएगा कि कौन सी अभी वायरस म्यूटेशन वायरस चल रही है। आज जो हम वैक्सीन बना रहे हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट बना रहे हैं, अगर वो स्ट्रेन म्यूटेट हो जाता है वैक्सीन जो है नाकाम हो जाती है। और डॉक्टर नीरज, जैसा हम देखें कि जो मेन ऑर्गन इस पे प्रभाव डालता है कोरोना, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, क्या लक्षण लेकर आते हैं? देखिए, सबसे मुख्य लक्षण तो यही होता है कि मरीज को बुखार होता है। पहले कहते थे तेज बुखार ठंड के साथ में आ सकता है, आजकल हम देख रहे हैं कि बुखार लो रहता है, 98.2 या 100 या 101 तक जाता है मैक्सिमम। का लक्षण है इसमें सूखी खांसी होती है, किसी को छींके, जुकाम या अपर रेस्पिरेटरी जिसको बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम ILI, इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। तीसरा इसमें है कि पेशेंट को जैसे और भी लीजन आ सकते हैं, जैसे स्किन में भी आ सकता है, डायरिया हो सकता है, बट यूजुअली पेशेंट को थकान बहुत ज्यादा होती है और उसकी सूंघने की क्षमता हो सकता है बदल जाए। ये तो मेन लक्षण है। किंतु जो सबसे जो मुख्य जिसपे हमें नजर रखनी होती है वो होती है ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन जैसे जैसे फेफड़े के अंदर इंजरी बढ़ती है, सूजन बढ़ती है, उसकी खून की कोशिकाएं या फिर उसकी जो सांस की जो जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है वो कणिकाएं या वो जो झिल्लियां हैं, जब वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है तो ऑक्सीजन धीरे धीरे ड्रॉप करती है। जब ऑक्सीजन ड्रॉप करती है तो वो सिचुएशन हमारे लिए सीरियस होती है। हमेशा हमको ऑक्सीजन जो है 95% से ऊपर मेंटेन करनी होती है। डॉक्टर नीरज, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति ने मास्क लगाया है और दूसरा कोई संक्रमित व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है या इसके बारे में पता नहीं है, हम कहीं बाजार में जाते हैं या किसी ऐसे प्लेस पे जाते हैं जहां बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क होता है और बहुत लोग उसमें से मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे संक्रमित होने के चांसेस कितने होते हैं अगर हमने मास्क लगाया है और दूसरे व्यक्ति ने नहीं लगाया है? हर तरह के माध्यम से बताया जा चुका है कि मास्क जो है वो इस समय सबसे कारगर और एक इम्पोर्टेंट ऐसी वस्तु है जिससे संक्रमण होने से बच सकते हैं। अब ये जो संक्रमण होता है ये होता है हमारे सांस की या जो नलिकाएं हैं जिनसे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसमें ड्रॉपलेट में यानी कि पानी के जो कण होते हैं, जब वो हम बोलते हैं, गाना गाते हैं, बात करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो ये कण दूर तक जाते हैं। एक नॉर्मली एक स्पीकर बात करते समय हो सकता है कि 960 टन तक एक बार में बाहर निकाल सकता है। कण की जो गति है वो आदमी के छींक, खांसी या उसके जोर से बोलने की गति पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब है वो डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर तक पहुंच सकता है। अगर बहुत जोर की छींकेगा या बहुत जोर की खांसेगा तो हो सकता है वो 2 मीटर तक भी चला जाए। इसको रोकने के लिए अगर हम दोनों व्यक्ति जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है तो ये मान सकते हैं कि 90% से ऊपर दोनों को इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने भी मास्क लगाया है तो वो बहुत तेजी से ड्रामेटिकली ड्रॉप करता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या वो मास्क पहन रहा है, क्या कपड़े का मास्क है, कि सर्जिकल मास्क है या वो N95 मास्क है, बंदना है या वो चिमनी है या किस प्रकार का मास्क है, उनके पोर साइज पे डिपेंड करता है। जो सर्जिकल मास्क है, जैसे N95 मास्क लगाता है तो 95% तक वो पार्टिकल ब्लॉक कर देता है, तो सामने वाले को खतरा बिल्कुल निल हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉटन का मास्क लगाते हैं और सामने वाले व्यक्ति भी कॉटन का मास्क लगाते हैं तो खतरा गिर करके 1.5% ही रह जाता है। और अगर हम दोनों का डिस्टेंस अगर 2 मीटर कर दें, 6 गज कर दें, तो ये खतरा 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम मास्क लगा रहे हैं, चाहे कॉटन का ही मास्क क्यों ना हो,
जो मोटे वाले कण हैं सारे के सारे वो कॉटन के उस मास्क पे भी रुक सकते हैं और संक्रमण खतरा यानी कि इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, तो वो आसपास ही गिरते हैं, तो सामने वाले तक वो नहीं पहुंचते। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मास्क जरूर लगाएं। मास्क जो है वो नाक और मुंह दोनों को कवर करना चाहिए, और मास्क अपने को बचाना है तो मास्क इस प्रकार से होना चाहिए कि बाहर की हवा उस मास्क के साइडों से अंदर न जाए, उसके थ्रू ही जाए, फिल्टर होकर के ही जाए। ये अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन दूसरा एक बात और समझने की है, मास्क को लगाने का और उतारने का तरीका भी आपका ठीक होना चाहिए। अगर हम मास्क की आउटर सरफेस, जिसको कि सामने वाला छींक कर, खांसकर या किसी प्रकार से दूषित कर सकता है, अगर हम उसको बार बार हाथ लगाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, सरकाते हैं, तो अपनी प्रोटेक्शन हम खो देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम हाथ अपने फेस को टच करेंगे हमें संक्रमण हो जाएगा। तो आवश्यकता है कि आप मास्क जब लगाएं तो उसको छुएं ना, वहां से पकड़ के उसको उतारें, एक किसी थैली में रख दें। जब आप खाना वाना खाएं, पानी पिए, चाय पिए, मुंह धोएं, सब कुछ करें, और फिर उसके पश्चात अगर जाना चाहते हैं तो मास्क उन्हें उसी प्रकार से फिर लगाएं, ना छुए, तो आपका संक्रमण होने का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाएगा। डॉक्टर नीरज, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।